A very good morning, class. Today I'm going to start the second part of French Revolution. In the previous part, I discussed the background of this chapter, जिसमें हमने थ्री स्टेट्स पढ़ी थी, कैसे सोशल स्ट्रक्चर है फ्रांस का, किंग लुई 16 कि वो कितना इन एफिशिएंट लीडर था और उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी. उसके बाद हमने डेथ ट्रैप पढ़ा था कि कैसे 7 ईयर्स की लॉन्ग वॉर के बाद जो कि लुइस 15 ने की थी, यानी कि लुइस 16 के फादर ने अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, और आफ्टर 7 ईयर्स रिसोर्सेज जो थे वो इस तरीके से एक्सप्लॉइट हुए कि फाइनेंशियली डेट ट्रैप हुआ फ्रांस में, और लोगों के साथ कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था. थर्ड स्टेट के लोग जो थे उनको बिल्कुल भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, और वो एक अच्छा स्टेटस इंजॉय नहीं कर रहे थे. ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि पार्ट में पढ़ा था. अब इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे एक न्यू चेंजेस जो थे वो आने शुरू हुए फ्रांस की सोसाइटी में. सबसे पहला था रोल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली. रोल ऑफ मिडिल क्लास 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप नया बना जिसका नाम था मिडिल क्लास पीपल. अब ये लोग वो लोग थे जो थर्ड स्टेट के लोग थे, क्योंकि इन लोगों को कोई भी प्रिविलेज नहीं थी बाय बर्थ, उनको बेसिक राइट्स नहीं थे, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस अच्छा नहीं था इनका. और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. कैसे? इनसे काम करवाते थे पर पैसे नहीं देते थे इनको इनकी सर्विसेज के बदले में. वो कहते थे तुम्हारे टैक्स में कट गए, और पूरी की पूरी इकॉनमी का जो टैक्स बर्डन था वो सारा का सारा थर्ड क्लास के ऊपर डाल दिया गया था, थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर. और थर्ड स्टेट में थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लेबर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सब लोग. ठीक है, आर्टिसंस आपके. तो अब क्या था, ये लोग अपना एक अच्छा स्टेटस चाहते थे. पहले तो बहुत से फिलोसफर्स ऐसे हुए, जॉन डेवी, रॉसू, रूसे, ठीक है, एंड देन मोंटेसरी, जॉन लॉकी. इन लोगों ने कहीं ना कहीं फ्रांस की सोसाइटी को थ्रू देयर राइटिंग्स, इन्होंने बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट की लोगों के माइंड में, और इन्होंने सोशोलॉजिकल कंसेप्ट अपनी बुक्स में डिस्कस किए, जिसमें इन्होंने बताया कि कह लो आइडल सोसाइटी क्या होती है और एक सोशल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सोसाइटी का, और किस तरीके से लोगों को वहाँ रहना चाहिए. तो वहाँ पे उन्होंने इनलाइटनमेंट किया और लोगों को गाइड किया इस चीज़ को लेके कि तुम्हारे के साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है. सो रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस एक्सप्लॉइटेशन एंड टेक आउट द स्टेप्स एंड डू समथिंग फॉर योर freedom, liberty, as well as fraternity also, and do something for your self respect also, and for the better future of your future generation एंड द प्रेजेंट जनरेशन. तो फाइनली ये लोग चाहते थे कि अब हम ना कुछ पैसे कमाने शुरू करें, क्योंकि इनको इनकम तो हो नहीं रही थी और टैक्स बर्डन इन पे इंक्रीज हुए जा रहे थे. तो इन्होंने सोचा कि हम अपना ट्रेड जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हैं, हम आसपास के रीजन्स के साथ कनेक्ट होते हैं और ओवरसीज ट्रेड में डील करते हैं. तो इसमें उन्होंने गुड्स जो थे जिनमें ये डील करना चाहते थे वो थे वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स थे, जिनमें ये डील कर रहे थे. पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? जो मैरी थी, क्वीन मैरी, किंग लुई 16 की बीवी, वो बहुत ही स्टूपिड लेडी थी. पहली बात तो उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं थी, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं थी कि एक रानी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं. उसको बस एक चीज़ से मतलब था कि मेरे पास एक लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए और जिसको मैं इंजॉय कर सकूं, और वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए बिना सोचे समझे फ्रांस के जो रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, उनको मिसयूज़ कर रही थी. अपनी उसकी फ्रांस का जो ट्रेजर था वो मोस्टली किंग और क्वीन के फालतू के खर्चों में ही जाता था. जैसे कि पैलेस ऑफ वर्साइल बनाया किंग लुई 16 ने, जिसने कि फ्रांस की खजाने को खाली कर दिया था ऑलमोस्ट. और दूसरी चीज़, मैरी जो थी वो महंगे कपड़े, ज्वेलरी में सारे पैसे वेस्ट कर देती थी. ऊपर से वो अपने आप को, उसको अकल तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही स्टूपिड लेडी थी, पता उसको कुछ था नहीं, बट वो ऐसे प्रिटेंड करती थी कि जैसे उसको सारी नॉलेज, सब कुछ जानती है वो. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में. ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो. और आता जाता उसको कुछ भी नहीं था, एब्सोल्यूट monarchy थी. और किंग लुई 16 अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर की तरह अपना फ्रांस का किंगडम जो था वो एक्सपैंड करना चाहता था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था कि अपनी आर्मी को इंक्रीज़ कर रहा था, एंड साइड बाय साइड वो ज़्यादातर पैसा जो खर्च करता था वो आर्मी के मेंटेनेंस पे करता था, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का शॉर्टेज जो था वो फ्रांस को फेस करना पड़ा. उसके बाद एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसको स्टेट जनरल कहते थे, जहाँ पर थर्ड स्टेट के लोगों को आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. ठीक है, और जो थर्ड स्टेट थे वो चाहते थे कि जैसे सब लोग गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भी करें.
और वो अपना ये जो इशू था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम का, ये किंग तक पहुंचाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि ये जो टैक्स बर्डन है ये इक्वली तीनों स्टेट्स में डिवाइड किया जाए। और वो ये इस चीज़ के लिए डिस्कस करना चाहते थे और अपने एक रिप्रेजेंटेटिव जो था वो स्टेट जनरल में भेजना चाहते थे। बट किंग ने उनको गेट लॉस्ट कह के अंदर ही नहीं आने दिया और थर्ड स्टेट के लोगों को अंदर जाना बैन था और वुमेन और चिल्ड्रन को भी अंदर जाना बैन था। और स्टेट जनरल के पास ये पावर थी कि उनका जितना मन करता है उतने टैक्सेस बढ़ा दो। डेट ट्रैप। लुइस 16 की बेवकूफ़ियों की वजह से फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन का कर्जा चढ़ गया। द गवर्नमेंट चार्ज ह्यूज टैक्सेस फ्रॉम थर्ड स्टेट। और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से रिसोर्सेज को उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया और उसका सारा भार जो था वो कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट के लोगों पे पड़ गया। जैसे जैसे इनके खर्चे बढ़ते गए इन्होंने उन लोगों से टैक्स वसूल करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया, टैक्सेस बढ़ा दिए। और क्या किया हुआ था इन्होंने, इन्होंने एक स्टेट क्रेडिट लिया हुआ था, बाहर से पैसा उठाया हुआ था कुछ लोगों से। अब क्या था, उस पैसे के ऊपर इनकी लाइबिलिटी इस तरीके से क्रिएट हुई कि उस पैसे पे 10% इंटरेस्ट लोन बढ़ गए। तो फ्रांस का आधे से ज़्यादा जो बजट था वो इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही, जो लोन लिए हुए थे लुई 16 ने उसमें ही निकल जाता था। नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली मीन्स थर्ड स्टेट के लोग अपने, उसकी उनकी मेन प्रॉब्लम थी रिप्रेजेंटेशन की, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे एंड दे वांट वोटिंग राइट्स। और चाहते ही थे कि हमारे को भी कोई हमारे ग्रुप को भी, हमारे सोशल ग्रुप को भी कोई रिप्रेजेंट करे। सो दिस इज़ द रीज़न, द थर्ड मेन प्रॉब्लम इज़ रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हुआ, जब किंग लुई 16 को पता चला कि अब ये लोग बहुत बुरी तरह से भड़क गए हैं और अब ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे मेरे लिए, तो लुई 16 ने कहा ठीक है ऐसा करो, इनको अंदर आने की परमिशन दे दो। पहली बात, लुई से हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, लुई 16 जो था वो ज़्यादातर नोबेल्स के ऊपर डिपेंडेंट था, सारे डिसीजन उसने उन्हीं के सिर पे छोड़ रखे थे। अब नोबेल्स को था अगर ये आ गए तो ये बीच में इंटरफेरेंस करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी जो सुपेरिटी है और हमारी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। थर्ड स्टेट के लोग चाहते थे कि हमें भी वोटिंग राइट्स मिले। जब किंग ने देखा कि ये बहुत अगेंस्ट में जा रहे हैं, वायलेंट होते जा रहे हैं, तो किंग ने बोला थर्ड स्टेट को ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी आओ, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा कर सकता हूँ, तुम लोग 6, वो पॉपुलेशन में 600 थे, तो तुम 600 लोगों का जो वोट होगा वो एक ही वोट गिना जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, जैसे हम वोटिंग करते हैं तो इंडिविजुअल वोटिंग होती है ना, हर किसी का अपना वोट होता है तो उसको कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग प्रॉपर वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, बट थर्ड स्टेट के लोगों को बोला गया कि तुम्हें वो इंडिविजुअल वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। कोई भी इशू होगा यहाँ पे, जो भी डिस्कशन हो रही होगी, तुम उसमें पार्टिसिपेट करना, फिर तुम ऐसा करना आपस में डिस्कस करना, ठीक है, आपस में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल देना, ठीक है। और जो भी तुम सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है, उसको डिस्कस करने के बाद वो, अगर मोस्टली लोग एग्री होंगे तो तुम्हारा वोट येस में गिना जाएगा और एक ही वोट गिना जाएगा, और अगर मोस्टली लोग ना करेंगे तो तुम्हारा वोट ना में गिना जाएगा। बेसिकली ये फंडा किंग इसलिए भी अपना रहा था ताकि ये लोग मेजोरिटी में ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों पे हैवी हो जाएंगे। दूसरा, किंग ने ये भी स्ट्रैटेजी सोची कि इनको आपस में लड़ाना देते हैं, इनकी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आधे लोग अगर किसी चीज़ के लिए हाँ कहेंगे आधे ना कहेंगे तो ये थर्ड स्टेट आपस में ही लड़ती रह जाएगी और हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, ये राइट्स मांग रहे हैं, उस चीज़ को ये चुप कर जाएंगे और आपस में लड़ लुड़ के बात ख़त्म हो जाएगी। बट थर्ड स्टेट बहुत ही स्मार्ट निकली, उन्होंने कहा कि हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जैसे आप लोग फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को इंडिविजुअल वोटिंग राइट देते हो हमें भी दो। और उन्होंने इस वोटिंग राइट के अगेंस्ट में, ये जो वोटिंग करवा रहा था थर्ड स्टेट, किंग लुई 16 थर्ड स्टेट से वन वोट ओनली वाला, उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट किया। तो किंग लुई 16 ने उनको वहाँ से स्टेट जनरल से निकाल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इन लोगों ने वहाँ से निकलने के बाद, जब इनको बहुत इंसल्ट करके वहाँ से निकाल दिया गया, तो इन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट बनाई जिसको इन्होंने नेशनल असेंबली बोला। अब नेशनल असेंबली बन गई, ये लोग आपस में डिसाइड करते थे, मीटिंग्स करते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये किस तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ इकट्ठे होंगे, कोई पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए। तो पास ही में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना उसको टेनिस कोर्ट को मीटिंग रूम बना लिया। तो ये वहाँ पे इकट्ठे होते थे और अंदर से रूम बंद करके वहाँ पे डिस्कशंस करते थे। उस टेनिस कोर्ट में बहुत कम लोग आते जाते थे। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। अब देखो बेस्टाइल क्या है, बेस्टाइल आपका ना बेटा फर्स्ट टॉपिक ही है
जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है। बेस्टाइल क्या था? एक प्रिजनर हाउस था, यानी कि जेल था। जो भी किंग लुई 16 लड़ाई में मतलब जीतता था या वहाँ से किसी लोगों को हॉस्टेज बना के लाता था, उनको वहाँ रखता था बेस्टाइल में। बेस्टाइल पैलेस सा था एक, वहाँ रखता था। और दूसरी चीज़ क्या थी, वहाँ पर बहुत सी आर्मी जो थी वो, मतलब एक छोटा सा पुलिस स्टेशन लगा लो उस टाइम, लुई 16 के टाइम का एक छोटा सा पुलिस स्टेशन उसने बनाया था। वहाँ उसकी आर्मी रहती थी, उनके उसके गार्ड्स रहते थे, और जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे किंग लुई 16 की, वो उसको उस जेल में डाल देते थे। तो कहीं ना कहीं बेस्टाइल को वहाँ के लोग ये समझते थे, थर्ड स्टेट के लोग, कि किंग लुई 16 की पावर का पावर को सिम्बलाइज करता है, पावर को दर्शाता है, इसीलिए लोग उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में थे। और लोगों ने कहा कि सबसे पहले ना इसकी पावर को ही ख़त्म करते हैं। तो क्या हुआ, जब थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई तो एक र्यूमर सा उठा, एक अफवाह फैली कि ना किंग तुम्हारे खिलाफ, किसी ने आके उनको बोला किंग ना तुम्हारे खिलाफ ना प्लानिंग कर रहा था तुम्हें मारने की, और ना क्योंकि तुम उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। तो जब थर्ड स्टेट के लोगों ने ये सब सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गए। तो वो इकट्ठे हुए, उन्होंने हथियार उठाए, वेपन्स लिए, और उन्होंने बेस्टाइल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, बेस्टाइल की तरफ चल पड़े। और वहाँ जाके उन्होंने पैलेस को तोड़ना शुरू कर दिया, वहाँ ब्लास्ट किए और वेपन्स के साथ अटैक कर दिया। और जैसे ही थर्ड स्टेट ने बेस्टाइल को अटैक किया, वहाँ पे 18 लोग जो थे वो मर गए, 73 जख्मी हुए, और 7 गार्ड्स को भी उसको मार दिया। और उस टाइम पे थर्ड स्टेट जो थी वो ये सोच रही थी कि किंग लुइस 16 के ये बेस्टाइल पैलेस को हमने ख़त्म करके, उसको डिस्ट्रॉय करके एक बहुत ही बड़ा काम किया है, हमने उसकी जो पावर थी वो उसको ख़त्म कर दिया है। ये बेटा वर्कशीट है, जो जो मैंने अभी आपको कराया है ये उसमें सब कुछ है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करूँगी। तो ये एक वर्कशीट बनाई है मैंने छोटी सी, 20 क्वेश्चंस की, तो ये आपने ज़रूर करनी है। आई होप you understand the concept and you like this video. Thank you so much for listening me and cooperating me. Stay home, stay safe, and please like, subscribe, and share my channel, Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. And please press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of my next video. Thank you. Have a nice day. Stay alert, save life.